कार्बनिक केमिस्ट्री शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की, तो हम सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे? हम जाएंगे इतिहास में। सबसे पहले निकोलस लैमरी नाम के एक साइंटिस्ट थे 1675 में, जिन्होंने यह बताया कि पदार्थ को मतलब उन्होंने पदार्थ को वर्गीकरण किया, और वर्गीकरण के आधार क्या था कि जहाँ से वो मिल रहे हैं, मतलब स्रोत के आधार से उन्होंने पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया। पहला भाग कौन सा था? खनिज पदार्थ। खनिज जो कि कहाँ से मिल रहे हैं? धरती में मिल रहे हैं, जो खनिजों से पदार्थ मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर वगैरह। दूसरे वनस्पति पदार्थ, जो कि कहाँ से मिल रहे हैं? पादपों से, वनस्पति बॉटनी से मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे रबर पेड़ों से मिलता है, गन्ने का रस, शुगर वगैरह। और तीसरा उन्होंने वर्गीकरण करा जंतु पदार्थ, जो कि एनिमल सब्सटेंस है, जैसे हार्मोन्स, प्रोटीन, ये सब, ठीक है। अब कुछ समय पश्चात यह पता चला कि कुछ पदार्थ वनस्पति एवं जंतु दोनों से प्राप्त हो सकते हैं। तो इनकी जो थ्योरी थी, जो इनका सिद्धांत था, जो इनका वर्गीकरण था, उसको फॉल्स कर दिया, उसको मना कर दिया गया, उसको निरस्त नकार दिया गया, ठीक है। अब एक वैज्ञानिक है लेवोशियर। लेवोशियर ने पता लगाया कि वनस्पति और जो जंतु, जो पदार्थ है उनमें सॉरी जो जगत है उनमें एक पदार्थ कॉमन है, कौन सा? कार्बन। तो कार्बन के साथ इन्होंने यह एक सिद्धांत दिया, और आगे जाके रिसर्च में पता लगा कि जो सजीव हैं, जो सजीवों का जो निर्माण है, जो सजीवों में पदार्थ मिलते हैं, वो कौन से होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो किसके ऊपर है? वो सजीवों के जो पदार्थ मिल रहे हैं उसके ऊपर बनाई गई है। तो जितने भी जीवधारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका कार्बन के साथ गहन संबंध है, तथा सजीवों के पदार्थ का अध्ययन कार्बनिक केमिस्ट्री कहलाता है। वह कार्बन के अलावा अकार्बनिक, जो भी मतलब कार्बन के अलावा हैं पदार्थ, वो सब अकार्बनिक केमिस्ट्री रसायन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स, है ना, बायोलॉजी में पढ़ा था, तो जितने भी वो पदार्थ थे वो कैसे थे? कार्बनिक थे। तो जो भी हम कार्बनिक या सजीवों में बात करते हो तो सब किस में आता है? मतलब उनके पदार्थों की बात करते हो, सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। अब उसके बाद देखो भाई, हम ये कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कार्बनिक केमिस्ट्री में आते हैं, जो सजीवों में प्राप्त होते हैं, और इनऑर्गेनिक जो भी निर्जीवों में प्राप्त होते हैं, जो भू पर पटी या धरती में प्राप्त होते हैं, वो सब इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने एक और सिद्धांत दिया, बर्जीलियस आए, उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी, जीव शक्ति सिद्धांत दिया 1815 में। उन्होंने क्या कहा कि देखो भाई, जो भी कार्बन है ना, कार्बन को कोई भी लेबोरेटरी में बना नहीं सकता है, लैब में नहीं बना सकता है। उस समय पर कोई भी लैब में नहीं बना पाया था, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि जो कार्बन है उसको कौन बना रहा है? एक शक्ति बना रही है, एक एक अद्भुत, एक रहस्यमय शक्ति बना रही है, एक बल बना रहा है ना। और जिसको उन्होंने वाइटल फोर्स कहा। पर 1828 में, ठीक है, इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को नकार दिया गया। क्यों? क्योंकि वोहलियर फ्रेडरिच वॉलियर ने क्या कर दिया था? यूरिया को लेबोरेटरी में बना दिया था, ठीक है। उन्होंने यूरिया का निर्माण कर दिया था लैब में। तो इस थ्योरी को, जो वाइटल फोर्स थ्योरी है, उसको फॉल्स कर दिया गया। अब देखो भाई, इसके बाद लोगों ने, साइंटिस्ट ने समझा कि भाई हमें केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको और अच्छे से समझना चाहिए। तो इसके बाद गहन अध्ययन शुरुआत हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सबसे पहले कार्बन, भाई कार्बन ही तो है ना, कार्बन ही की तो पहली मुलाकात हमें करनी है। तो कार्बन क्या है? एक आधातु है, नॉन मेटल है, ठीक है, जो दूसरे आवर्त पीरियड में और 14वें वर्ग ग्रुप में पाया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक जो है, एटॉमिक नंबर जो है, वो है 6। और जो इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी है? 6। अब इसका द्रव्यमान कितना है? परमाणु और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के द्रव्यमान निकाला जाता है, वो कितना होता है? 6 + 6 12 हो गया, ठीक है। तो इसका सिंबल कैसे होगा? ऊपर हम द्रव्यमान लिखते हैं, नीचे के साइड हम क्रमांक लिखते हैं। तो 6 और ऊपर द्रव्यमान कितना? 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 6, है ना, तो 2s2p, और सॉरी 2s2s2p हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो भाई 6 है, तो मतलब बाहर जो अष्टक है, मतलब पी को पूरा करने के लिए कितने हमें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 4, है ना, 6 होते हैं ना पी में। तो इस ये क्या करता है? यह इसको अष्टक पूरा, है ना, पूरा करने के लिए क्या करता है? यह सहसंयोजी बंध बनाता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके सहसंयोजी बंध बनाता है। तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है, एक सिंगल बॉन्ड जो हाइड्रोजन से बनाता है, डबल बॉन्ड कार्बन से, और फिर हाइड्रोजन से, और फिर ट्रिपल बॉन्ड
कार्बन से और एक हाइड्रोजन से। तो इस तरह से ये बॉन्ड बनाता। अब जब बॉन्ड बन रहे हैं तो फिर बॉन्डों में पाई बॉन्ड और क्या नाम है सिग्मा बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड केवल एक होता है अगर सिंगल बॉन्ड है, और जितने भी बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब कितने होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। अब जब बॉन्ड बनने हैं तो फिर उसमें संकरण भी देखना पड़ता है कि संकरण कितना है, sp2 sp3 है, ये संकरण हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो संकरण के लिए हम सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर एकाकी युग्म को जोड़कर हम क्या निकालते हैं, संकरण निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ये क्वेश्चन भी करा है कि इस तरीके से हमने क्या करा, लोन पेयर तो है नहीं इसमें, तो सिग्मा बॉन्ड को जोड़ा तो कितना आया, 2 आया, तो 2 आया तो sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3। तो अब हम यहाँ पर एक हमने क्या बताया है, एक हमने फैक्ट ही बता दिया है कि अगर कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल हो, सभी बॉन्ड सिंगल हो तो उसमें क्या होगा, sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन का केवल एक बॉन्ड डबल है, एक बॉन्ड डबल है तो क्या होगा, sp2 होगा। ठीक है, अगर दो बॉन्ड डबल है तो sp होगा, अगर ट्रिपल है, ठीक है, अगर एक बॉन्ड ट्रिपल है तो sp होगा। ठीक है, अगर दो बॉन्ड डबल है तो sp, तीन बॉन्ड है एक तो sp, अगर केवल एक बॉन्ड हो कार्बन का डबल तो sp2, अगर सारे सिंगल हो तो sp3। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, वरना सिग्मा प्लस लोन पेयर से भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं।